Good morning student. My name is Anil Devada and this is the 6th lecture of 12th class physics. In this lecture we have discussed about what is the significance of electric charge and intensity of electric field. Basically students यहाँ पर अपन समझेंगे इस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे इसको फाउंड आउट किया जाता है और इसका मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी पढ़ने की। तो चलिए जानते हैं आज के इस क्लास में। तो मैं अनिल देवड़ा एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए तो स्टूडेंट आज की हमारी सबसे पहली स्लाइड, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या है, इसे कैसे अपन समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे अपन समझे कि सर मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या निकल रहा है यार इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैसे इसको हम अच्छी तरीके से और समझें। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो अगर अपन देखें तो अगर मैं एक सिंपल से आप लोगों के लिए बात करूं कि क्या फोर्स, अगर हम देखें तो फोर्स को हम दो तरीके से अप्लाई करते हैं या फोर्स के नेचर में या नेचर वाइज फोर्स को हम दो तरीकों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्ट फोर्स एंड अदर वन इज फील्ड फोर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्ट फोर्स एंड अदर वन इज फील्ड फोर्स। अच्छा, कॉन्टेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स क्या होता है कि हमने देखो स्टूडेंट, हम कई तरीके से देखते हैं कि हम लोगों को हमारी डे टू डे लाइफ में, यानी हम सुबह से लेकर तो शाम को सोने तक, जब तक कि हम हमारे जीवन की बात करते हैं तो उसमें हमको सुबह से उठ के शाम को सोने तक हमको बहुत सारे फोर्सेस देखने को मिलते हैं और जिनमें से मोस्ट कॉमनली फोर्स देखने को मिलता है कॉन्टेक्ट फोर्स। चलिए, जैसे कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है कि जैसे यहां पर मैंने इस चीज को मैंने यहां पर एक फोर्स लगा करके इधर धक्का दिया, तो आपको ये एहसास हो गया ना, ये आपको ये दिख गया कि अनिल सर के हाथ और इस इंक की बोतल में क्या लगा, कांटेक्ट लगा, तो दैट इज द कांटेक्ट फोर्स। अब इसी तरीके से सोचिए कि अगर सड़क पे गाड़ी चल रही है या सड़क पे अपन साइकिल चला रहे हैं, तो हमने सड़क पर साइकिल चलाई तो साइकिल अगर आगे बढ़ रही है तो उनके बीच में भी क्या दिखने को मिल रहा है कि टायर जो उसके व्हील्स हैं, व्हील्स और सड़क के बीच में भी क्या है, वही कांटेक्ट देखने को मिल रहा है और वही कांटेक्ट व्हील इसको पीछे की तरफ पुश करती है, तो जो हमारी जो सड़क होती है, हमारी जो रोड होती है, वो उसको आगे की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाती है। तो फिर से उन दोनों फोर्स जब भी वो अप्लाई किए तो हमको उनके बीच में क्या दिखा, बिल्कुल कांटेक्ट दिखा। इसी तरह से सोचिए कि मुझे मेरे बाइक की चाबी को इंस्टॉल करना, उसमें मतलब लगाना है या चालू करना है बाइक को। तो सबसे पहली बात तो देखिए, यहां पर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो चाबी और मेरे हाथ के बीच में फिर से कांटेक्ट दिखा और वो कांटेक्ट मैंने यहां से ऐसे चाबी को घुमा करके फिर से फोर्स दिखा। अच्छा, इसी तरीके से एक और चीज देखिए कि पवन चक्की का मतलब विंड मिल, कि सर विंड मिल कैसे घूम रही है, क्या वहां पर कांटेक्ट दिख रहा है? तो बिल्कुल स्टूडेंट, वहां पर भी कांटेक्ट है। किसके बीच में? तो एयर पार्टिकल्स जैसे उस ब्लेड से टकराते हैं और अपनी एनर्जी इधर ट्रांसफर करते हैं तो उनके बीच में भी अपने को कांटेक्ट देखने को मिल रहा है। बस फर्क यहां पर है कि एयर हमको दिखती नहीं है लेकिन हमें एयर महसूस होती है, कांटेक्ट फोर्स देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह कांटेक्ट फोर्स है। अगर आप अपने घर का गेट भी खोल रहे हो तो वहां पर भी आपके हाथ और उसके बीच में कांटेक्ट होगा। या क्या ऐसा कभी होगा कि भैया हम ऐसे देख रहे हैं और दरवाजा खुल जाओ दरवाजा, तो ऐसा कभी नहीं खुलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके और उनके बीच में किसी भी तरीके का कांटेक्ट, कोई बोले सर मैं अगर रस्सी से बांध करके दरवाजा खोलूं तो फिर से समझिए कि रस्सी और हाथ के बीच में कांटेक्ट और फिर वही रस्सी का कांटेक्ट उस दरवाजे के साथ। तो हमारे पास में मेनी टाइप के कांटेक्ट फोर्स होते हैं। अब बहुत टाइप के कांटेक्ट फोर्स होते हैं। अब एक फोर्स होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स या जिसको फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। बोले सर ये फोर्स कैसा? इसमें हमको कहीं पर भी कांटेक्ट देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मैंने ये इसे यहां से छोड़ा, ठीक है, तो अब सोचिए ये नीचे क्यों गिर रही है? तो ये पेन को जैसे ही मैंने यहां से छोड़ा तो ये पेन यहां से नीचे गिर गया, देखिए अभी गिर गया। ठीक है, अच्छा, जैसे ही ये पेन यहां से नीचे गिरा तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास मास है, अर्थ के पास मास है और दोनों मास बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है।
बट यहां पर सबसे कि सर अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, लेकिन अर्थ के और इसके बीच में हमको कोई कांटेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आई? ये अर्थ है, अर्थ ऐसा थोड़ी हो रहा है कि अर्थ ने इधर से अपना हाथ निकाला, इसको पकड़ा और ऐसा करके नीचे खींच लिया, नहीं। तो यहां पर ये फोर्स कौन सा है? दैट इज अ कॉन्टेक्ट, दैट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। और हमने इसे को आगे चल के और इसको सेपरेट किया, तो भैया ऐसा क्यों होता है? तो अर्थ अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, सॉरी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। समझेंगे इसे और अच्छी तरीके से। तो इतनी बात सभी को समझ में आई? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। तो यहां पर सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। तो हमारे पास फील्ड फोर्स बेसिकली देखे जाए तो ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज अ फील्ड फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स एक टाइप का फील्ड फोर्स है। अच्छा, दूसरे टाइप का अगर मैं फोर्स बनाऊं तो दूसरे टाइप का क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी बार बार अपन बोल रहे हैं ना कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में ये इधर जैसे इसको रखते हैं तो ये इधर रिपेल कर जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रहा है। तो हमसे फिर से इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या कोई कांटेक्ट देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी इन दोनों के बीच में फील्ड फोर्स है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा एक और फोर्स होता है जिसको अपन मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो अ फील्ड फोर्स, बिकॉज जैसे कि हमने देखा है ना कि दो मैग्नेट्स को जैसे अपन बिल्कुल पास में लाते हैं तो पास में लाते हैं सिर्फ बिना कांटेक्ट के वो इससे जाके चिपक जाता है, या सिमिलर पॉल होंगे तो वो बिना कांटेक्ट के इससे दूर दूर भागते जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हुए किसके? फील्ड फोर्स के। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को सबसे अच्छा तरीका या हम लोगों को समझ में कब आता है? इंसान ऐसी चीज है कि दुनिया को स्टडी, फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ नेचर। और हम नेचर की स्टडी करने के लिए जैसा हमको समझ में आता है वैसा हम अपने मन में एक अवधारणा बना लेते हैं, एक प्रिंसिपल बना लेते हैं, एक थ्योरी बना लेते हैं और उस थ्योरी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। यही है बेसिकली साइंस को पढ़ने का तरीका। अब यहां पर समझिएगा, तो हमको कांटेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अब हम एक मानते हैं कि एक कांटेक्ट हो रहा है। अब बोले सर वो कांटेक्ट कैसा? तो एक जरूर सोचिए, एक इमेजिन कीजिए कि ये दो चार्ज है, दो चार्ज में से एक चार्ज इसके ऊपर एक स्ट्रिंग लगा रहा है। एक स्ट्रिंग का इसका मतलब अपनी तरफ एक धागा फेंक रहा, अपनी तरफ एक जाल फेंक रहा है जो दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास जा रहा है और उसको पुश कर रहा है। अब ये धागा हमको दिख नहीं रहा है, भाई हमको नहीं दिखता। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से सोचिए, आप इसको बिल्कुल इस तरीके से सोच सकते हैं कि जैसे हमारे पास में क्या है कि एक बढ़िया सा जैसे कि एक गुफा है, ठीक है। अब उस गुफा के मुहाने पर, ठीक है, गुफा के मुहाने पर क्या है? एक स्पाइडर है, ठीक है। अच्छा, और उस स्पाइडर ने, जैसे कि ये गुफा है और गुफा के मुहाने पर एक स्पाइडर है, और स्पाइडर ने अपने चारों तरफ क्या बना दिया? इस तरीके से वेब बना लिया। आपने देखा होगा ना, इस तरीके से इसने अपना जाला बना लिया, ये ऐसे ऐसे, ओके। ये इस तरीके से उन्होंने अपना जाला बनाया। किसने? मकड़ी। वो मकड़ी बिल्कुल शांति से यहां पर जाकर बैठ गई। अच्छा, अब सोचिए वो मकड़ी का जो वेब है, वो जाला है, तो वो जाला उसने किसके लिए बनाया? तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरे इंसेक्ट्स के लिए, दूसरे कीड़ों के लिए। मकड़ी को पकड़ने का तरीका यही होता है। अब दूसरे कीड़ों के लिए, तो जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं जो घूम रहे हैं, वो इसका वेब इन्होंने इतना पतला बनाया, इतना पतला बनाया है कि वो इंसेक्ट वो वेब को देख नहीं पाता, उस जाले को देख नहीं पाता। अब सोचिए, यहां पर वेव है, ये इंसेक्ट्स यहां घूम रहा है, तो क्या मकड़ी इसे अभी पकड़ सकती? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये अभी इस मकड़ी की रेंज से या मकड़ी के द्वारा बनाए गए वेब के रेंज से दूर है ये इंसेक्ट्स। अब जैसे ये घूमते घूमते घुन 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 करते 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 जैसे आया और इसमें जाकर के, बिल्कुल इसमें जाकर के यहां, अच्छा जैसे ही टकराया, तो टकराने के बाद वेब में एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, और ये वाइब्रेशन कहां पहुंच जाता है? इस स्पाइडर तक, या स्पाइडर मान लेते हैं यहां बीच में बैठी है, ठीक है, और यहां तक पहुंच जाता है। और यहां तक जैसे स्पाइडर को, तो इस स्पाइडर को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इस स्पाइडर को यहां पर दो टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, या इस वेब से वो क्या कर सकता है? तो एक सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली कि मेरे इस
वेव के अंदर, मेरे रीजन के अंदर सबसे पहले तो कोई आया, तो ये इंसेक्ट आ गया। फिर दूसरा, पहला उसने इस वेव के जरिए क्या पता करा कि कोई आया। अब उसके बाद समझिएगा कि यहां पर ये जो मकड़ी है, यानी यहां पर ये जो स्पाइडर है, जिस वेव में यहां से उसको ये पता चल जाता है कि वहीं से वाइब्रेशन आया है। अब फिर वो क्या करती है कि उस मकड़ी ने वहां तक नहीं गई, अपने उस जाले को खींचा अपने पास में, और अपने पास में खींचा तो ये इससे ये खींचते हुए आ गया, और मकड़ी ने उसकी बढ़िया चूस गई उसको, ठीक है, खा गई। तो बिल्कुल हमको जैसा ये देखने को मिलता है ना, तो बिल्कुल हमने ऐसा का ऐसा ही इमेजिनेशन इन फील्ड फोर्सेस के लिए किया, ठीक है। अब फील्ड फोर्सेस के लिए किस तरीके से, तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा ग्रेविटेशन फील्ड को मैं, या ग्रेविटेशन फोर्स कैसे काम करता है। तो ये है हमारी अर्थ, क्या है स्टूडेंट, ये है हमारी अर्थ। अब अर्थ को भी आप इस तरीके से कंसीडर कीजिएगा। देखिए चीजों को समझने के लिए हम लोगों को इसकी थ्योरी बनानी पड़ेगी। तो आप हमारी इस अर्थ को एज अ स्पाइडर ट्रीट कीजिए कि हमारी अर्थ एक बहुत बड़ी स्पाइडर है। अच्छा, अब जैसे ये स्पाइडर है तो स्पाइडर ने अपने चारों तरफ क्या बनाया, अपना ये वेब बनाया, कुछ इस तरह से ये अपना जाला बनाया। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे कि अब सर ये जाला कितना लंबा, कितना दूर तक फैलेगा, तो जैसे कि इस मकड़ी के भी, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक छोटी सी मकड़ी जो है वो मतलब एक पूरे बहुत बड़ा सा गुफा उसके पूरे मुंह को ढक ले, नहीं, उसकी भी अपने जाला फैलाने की रेंज है। तो इसी तरीके से अर्थ की भी अपने चारों तरफ वेव फैलाने की एक रेंज है, जो स्पेस में फैला रही है, और स्पेस में फैला रही है, इतना बड़ा उसने अपना एक एरिया कंसीडर करा, स्पेस बनाया अपने चारों, जहां तक कि क्या है, इनके ये वेव फैले हुए हैं। अब सोचिए कि अर्थ अब किसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो जैसे यहां पर ये दूसरी एक मास बॉडी है या अपन एस्ट्रॉइड है जो इधर घूम रहा है, क्या अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा सकती है? बिल्कुल नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलेंगे कि ये इसके इस फील्ड से बाहर है, और ये फील्ड चूंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बन रहा है, तो इसलिए इस फील्ड का नाम क्या रखा अपन ने, ग्रेविटेशन फील्ड। अब सोचिए ये एस्ट्रॉइड उड़ते उड़ते अर्थ के इस रीजन में आ गया। अच्छा, जैसे रीजन में आ गया तो अब क्या होगा, जैसे तो यहां पर अर्थ, और इसको पता चल जाएगा अर्थ को कि कोई आया, और साथ ही साथ में ये अपने वेव से इसको पकड़ करके जोर से अपनी तरफ खींचेगी, और ये जोर से खींचेगी, कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना, ये सब हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, mg फोर्स से नीचे की तरफ खींचेगी, और जैसे ये खींचेगी और ये आकर अर्थ से चिपक जाएगा, अर्थ पे फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। इतना हिस्सा सभी को समझ, तो ये बात सभी को समझ। अब सोचिए कि सर ये वेव, जिस तरीके से एक इंसेक्ट्स को ये वेव नहीं दिखते, उसी तरीके से यहां पर इसके ऊपर एक इंसान खड़ा हो, वो इसी वेव के अंदर है, लेकिन उसे वो दिखता नहीं है, लेकिन महसूस करता है वो उस वेव को। कैसे? जैसे कि मैं ऐसे ऊपर की तरफ छलांग लगाऊं तो आपको ये महसूस होगा कि कोई पकड़ के मुझे वापस नीचे खींच रहा है, और वो क्या है, तो हम बोलेंगे कि अर्थ के इस वेव ने हमको पकड़ करके नीचे करके रखा हुआ है। ओके, आई होप सो ये थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस आप सभी को समझ में आया होगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज को भी अपन समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचिए कि जैसे हमारे पास में ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, एक छोटा सा। अब इस चार्ज पार्टिकल ने भी अपने चारों तरफ क्या बनाया स्टूडेंट्स, बिल्कुल अपना ये वेव बनाया, ठीक है, ये, और ये वेव हमको दिखता नहीं है, यानी ये हमको दिखता नहीं है, और जहां जहां तक का, अब समझिएगा कि इसने ये बनाया, तो जहां जहां तक का इसका ये चारों तरफ का ये जो स्पेस है, इस स्पेस को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा अब सोचिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये मास वाला बॉडी, ये मास वाली बॉडी आएगी तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? अरे नहीं पड़ेगा इस बार। बोले सर क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये जो चार्ज है, ये वाला जो फोर्स है, वो दूसरे चार्ज मटेरियल के ऊपर लगाएगा। एक दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर इसके फील्ड में आया, अगर वो पॉजिटिव है, तो यही वेव जाकर क्या करेगा, उस पॉजिटिव को अपनी पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो यही अट्रैक्ट करता। तो आगे चल करके स्टूडेंट्स, हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं कि इस वेव को भी हम, ये वेव हमको दिखता नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि है, और इसका आगे चलकर हम नाम रखेंगे, आगे चल के इसकी स्टडी करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
ओके स्टूडेंट, आई होप सो ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फील्ड फोर्स इसी तरीके से मैग्नेट भी काम करता है, बस इसमें फर्क क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट चार्ज अप्लाइज पॉजिटिव एंड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ टाइप ऑफ फोर्सेस। ओके, बहुत खूब। चलिए, तो अब यहां पर अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक स्पेस है। किसके पास का स्पेस? तो किसी के चार्ज के चारों तरफ का स्पेस है। ठीक है, एक चार्ज है और वो अपने वेव चारों तरफ बनाएगा। ठीक है, तो एक स्पेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड दी चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट इज अफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। जहां तक कि हम उसका क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहां तक हम उसका इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेंगे, वही क्या होगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी, कैसे अपन ने बनाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के चारों तरफ का एक स्पेस है जहां तक दूसरा चार्ज पार्टिकल उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है, नाउ अगली बात हमारे पास में आती है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो थोड़ा सा यहां पर स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे अब हमारे पास में यहां पर एक छोटा सा ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसने अपने चारों तरफ ये इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ठीक है, अब दूसरा, अब सोचिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल गया, ये वाला पॉजिटिव क्यू। ठीक है, और ये थोड़ा सा अपन बड़ा क्यू मान लो। एक पार्टिकल यहां इस बाउंड्री पे रखा हुआ है, ये यहां पर, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स का फॉर्मूला, तो देखिए ये इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और इस चार्ज पार्टिकल को हमने यहां पर प्लेस किया। अब हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब फोर्स, Q बाय R स्क्वायर, और R यहां पर क्या है? डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब सोचो यही चार्ज पार्टिकल को, अच्छा यहां पर कुछ, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये। अब सोचिए ये ए पोजीशन मैंने मान ली, तो यहां पर फोर्स ए। अच्छा, अब सोचिए इसी चार्ज पार्टिकल को मैं उठा करके यहां प्लेस कर दूंगा। तो अब देखिए यहां पर अपन देखते हैं कि क्या हो गया कि सर डिस्टेंस कम हो गई। जैसे ही डिस्टेंस कम होगी तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा? इस बी पोजीशन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा। यानी हम बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लोकेशन है, एक स्थिति है, एक लोकेशन ए है जहां पर जो फोर्स की वैल्यू है वो कम है, और एक लोकेशन ऐसी है जहां पर फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उसके अलग अलग लोकेशन पे हम देखते हैं कि सर फोर्सेस की वैल्यू या जो चार्ज पार्टिकल है वो अलग अलग फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मुझे एक स्टेशनरी खोलना है। अब स्टेशनरी खोलना है, मैंने मेरे घर पे खोल ली, पता चले चल ही नहीं रही। या फिर अपन बोल सकते हैं कि सर वहां पर कम कमाई हुई। अब मैंने एक ऐसी स्टेशनरी जो क्या करा, मैंने स्कूल के पास में एक नुक्कड़ पे खोल ली, एक चौराहे पे खोल ली। तो आप क्या बोलोगे कि वहां पर मेरी दुकान ज्यादा अच्छी चल रही है। तो भैया वहां पर स्टेशनरी की दुकान के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस लोकेशन पे खोल रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं जंगल में स्टेशनरी खोल लूं, वहां नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि सर वहां पर लोकेशन, यानी वहां पर उसके जो पैसा कमाने के जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट कम है, और चौराहे पे जो पैसे कमाने का अचीवमेंट है वो ज्यादा है। बस बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी सोचिए कि जैसे इस ए पे हमने रखा, तो इस ए पे रखा तो यहां पर ये अपने अंदर कम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और ये ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब बस यही कम ज्यादा है तो कितना ज्यादा, कम है तो कितना कम है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। अगर हम किसी भी चीज को नापते हैं तो वो फिजिक्स है स्टूडेंट्स। यानी अब हम फिजिक्स में ही पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही वो फोर्स का इफेक्ट कितना ज्यादा है कितना कम है, इसी टर्म को हम बोलेंगे क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे आप समझिएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। ये देखिए, ठीक है। अब फिलहाल मैं ये वाला हिस्सा इधर का रफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि समझ में तो सारी चीजें आ गई होगी। अब व्हेन अ यूनिट टेस्ट चार्ज is placed in this electric field,
इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फिर से समझिएगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा यहां से फिर से एक ड्रॉ बनाता हूं कि ये है और ये था Q चार्ज और इसके अंदर हमने एक चार्ज रखा, ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज रखा और इस चार्ज को याद रखिएगा। अच्छा, ये वाला चार्ज यहां पर, ये दो चीजें और अच्छे से ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां पर बहुत काम आना है कि ये जो सेंटर में चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही बना रहा है, क्रिएटर कौन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो ये सेंटर में रखा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये कौन सा चार्ज है, दैट इज सोर्स चार्ज। ये किस टाइप का चार्ज है, सोर्स चार्ज, और जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के जिसके ऊपर फोर्स को टेस्ट करेंगे, इसी वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। और ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, तो ये वाला पूरा हिस्सा है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, टेस्ट चार्ज जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए देखिए, व्हेन अ यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने उसको प्लेस करें, इट विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, ये क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, इस यूनिट चार्ज ने, यूनिट टेस्ट चार्ज ने जो फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उसको उस अमाउंट को ही हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप सो स्टूडेंट ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ में आया होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि देखिए अब इसे अपन कैसे तो ये जो फोर्स को एक्सपीरियंस हो रहा है और यहां पर एक टर्म लगाए अपन, कौन सी, तो फोर्स को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, टेस्ट चार्ज कर रहा था, और टेस्ट चार्ज के साथ में यहां पर अपन एक नई टर्म लगाते हैं ई क्या है यहां पर, तो कैपिटल ई से अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पर हमारे सामने क्या बनेगा, F इज इक्वल टू QE। बात सभी को समझ में आई, F इज इक्वल टू QE, मतलब थोड़ा सा समझिएगा कि if Q टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक्सपीरियंस करेंगे तब हमारे पास में देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल टू F अपॉन में Q। तो याद रखिएगा, यहीं से लाए हैं अपन, समझिएगा कि जैसे यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी 1 और चार्ज की वैल्यू थी, अब जैसे ही मैंने कहा कि चार्ज की वैल्यू को डबल कर दे तो हम देखते हैं कि फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि जो इस टेस्ट, ये जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसकी वैल्यू चार्ज पर भी डिपेंड करेगी और इस फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगी, तो दोनों के ही ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए हमारे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट। आई होप सो स्टूडेंट ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियरिफिकेशन के साथ में समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये फॉर्मूला आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे क्या हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन और एक और चीज को। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या है, टेस्ट चार्ज, याद रखिएगा इसमें ये वाला Q रखा है और ये वाला Q कौन सा है, टेस्ट चार्ज। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का एक फॉर्मूला बना विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। चलिए अब अपन दूसरे तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। कैसे कि समझिएगा कि ये है हमारे पास में प्लस Q, दिस इज द सोर्स चार्ज, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही बनाएगा। मान लेते हैं काफी बड़ा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा पार्टिकल है और दूसरा चार्ज है और दैट चार्ज इज प्लस Q, और ये चार्ज कौन सा है, तो ये चार्ज है स्टूडेंट हमारे पास में टेस्ट चार्ज। अच्छा, अब हमको मालूम है कि सर इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपन कंसीडर कर लेते हैं कि R डिस्टेंस है। अब ये इस डायरेक्शन में फोर्स और इसके बीच में रिपल्शन होगा तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा।
बात सभी को समझ में? इस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और ये वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। आई होप सो ये बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिफिकेशन के साथ आपको समझ में आएगी, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में ये बहुत सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। चलिए अब आगे चले, तो इसी को लिख लेते हैं थोड़ा सा। लेट Q इज अ सोर्स चार्ज। Q क्या है स्टूडेंट? सोर्स चार्ज। लेट Q इज अ सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर इसी जो थ्योरी मैंने आप लोगों को अभी समझाई थी, इसी को अपन ने थोड़ा सा लिख लिया है। कैसे? लेट Q इज अ सोर्स चार्ज, लेट Q इज अ सोर्स चार्ज विच क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही अपने क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज है Q इज प्लेस्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने रखा, और कैसे रखा है इसकी लोकेशन हमने शो करी है, एट r डिस्टेंस टू दी या फ्रॉम दी सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? तो ये एक्सपीरियंस करेगा, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो वो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ओके, बट अभी हाल अपन इसके प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? E इज इक्वल टू F/Q। अभी हाल देखा था, और याद रखिएगा बार बार यहां पर इस स्मॉल q को हम टेस्ट चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पर अपन फोर्स की वैल्यू को अगर अप्लाई करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अच्छा, नीचे से यहां से 1/q आ गया, तो q से q कैंसल। तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला बनेगा, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। अब समझिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला कौन सा हो गया? ये वाला। बट ये फॉर्मूले में याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे? जब हमको टेस्ट चार्ज की वैल्यू पता हो। चलिए इसको समझिएगा। जैसे इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। अब इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम ये कैसे पता करेंगे कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? ठीक है, तो हमने क्या करा, एक छोटे से टेस्ट चार्ज को कंसीडर करा। एक छोटा से हमने टेस्ट चार्ज को लाए और टेस्ट चार्ज को रखा, और रखने के बाद देखा कि यार इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो चार्ज था 1 कूलम्ब का। 1 कूलम्ब का एक चार्ज लाए, यहां पर देखा फिर से। अच्छा, यहां पर अपन ने जैसे ही एक टेस्ट चार्ज को लाए, 1 कूलम्ब का टेस्ट चार्ज था, ठीक है। अब उसके ऊपर उसने फोर्स एक्सपीरियंस करा 10 न्यूटन का, तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 10 डिवाइड बाय 1, यानी 10 न्यूटन पर कूलम्ब। अच्छा, अब सोचिए कि कितना आराम से हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। किन किन चीजों की जरूरत है? टेस्ट चार्ज लाएंगे, उसकी वैल्यू कितनी है और उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, और बस हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। जबकि ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज क्रिएट कर रहा होगा, और हमने ये तो देखा ही नहीं कि चार्ज, इसका सोर्स चार्ज कहां है। ये इसका इस कमरे में के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बना कौन रहा है, तो हमें उस सोर्स चार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे जब हमें फोर्स की वैल्यू पता हो और उसके ऊपर टेस्ट चार्ज की वैल्यू पता हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में क्या है स्टूडेंट? सोर्स चार्ज वाला बनाया, ये वाला। अच्छा, ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे? तो ये फॉर्मूला हम जब अप्लाई करेंगे कि जब हमको सोर्स चार्ज पता हो। यहां पर सोर्स चार्ज है, हमने टेस्ट चार्ज को यहां रखा, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, और हम ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें क्यू क्या है? सोर्स चार्ज की वैल्यू, और सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो उसका फॉर्मूला ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, दो तरीके के, एक सोर्स चार्ज से और एक टेस्ट चार्ज से, दोनों ही तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी हम Fe इज इक्वल टू F/Q यूज करेंगे, कब कौन सा यूज करेंगे ये आप लोगों को वहां पर फिर समझ में आना चाहिए। चलिए अब यहां पर हम इसकी स्टूडेंट्स इसकी यूनिट बात करते हैं, या फिर एक और चीज इससे पहले देख लेते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये किस टाइप की क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, वो है फोर्स बाय चार्ज। बात समझ में आई। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो लग रहा है फोर्स, उन दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होंगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। चलिए अब यहां पर अगला हिस्सा हम इसका बनाते हैं, और दैट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो स्टूडेंट समझिएगा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट चाहिए तो यूनिट ऑफ E, तो यहां पर मुझे किसकी यूनिट चाहिए होगी, यूनिट ऑफ F, फोर्स की यूनिट चाहिए, डिवाइड बाय मुझे एक और चीज चाहिए, यूनिट ऑफ Q, चार्ज की। तो सोचिए अब इसकी यूनिट अपन कैसे बनाएंगे, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कौन सी होनी है, न्यूटन कूलाम इनवर्स या न्यूटन पर कूलाम। नाउ अब इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए फिर से इसी फॉर्मूले पे, तो यानी मुझे अब E के डायमेंशंस चाहिए तो मुझे F के डायमेंशंस पता होना चाहिए। F और फोर्स के डायमेंशंस हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, MLT-2 था। मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि फोर्स का अब एक याद रख लो, कुछ कुछ दो तीन चीजें ऐसी जिनके याद कर लो, फिर बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब निकालना सीखूंगा। तो फोर्स के डायमेंशंस होते हैं MLT-2। अब नीचे चार्ज आ गया, देखिए इसको भी मैं पहले आप लोगों को बता चुका था, इस चार्ज के बारे में भी। तो हमारे पास में आगे चल के हम समझेंगे कि हमारे पास में करंट का फॉर्मूला, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है चार्ज अपॉन में टाइम, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। तो देखिए अब यहां पर समझिएगा, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा करंट इनटू में टाइम। अब इसके डायमेंशन, करंट को हम एम्पियर से नापते हैं और टाइम को टी से, तो चार्ज के डायमेंशंस हो जाएंगे 80। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही अपन इसको ऊपर ले जाएंगे तो MLT, ये ऊपर जाके एक और माइनस में बनेगा 3, और A ऊपर जाके माइनस में, तो ये हो जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस। तो यहां तक हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक सारा कुछ कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, कैसे टेस्ट चार्ज से फॉर्मूला निकलता है, कैसे सोर्स चार्ज से फॉर्मूला निकलता है, साथ ही साथ में उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, उसकी यूनिट्स क्या होती है। ओके, गॉट इट, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास में स्टूडेंट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मीनिंग यहां पर क्या है समझिएगा। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एक सिग्निफिकेंस एक छोटा सा बनाते हैं, जैसे हमारे पास में एक कंडक्टर वायर है, ठीक है, एक कंडक्टर तार का टुकड़ा है। अच्छा, इसके ऊपर जैसे ही मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और याद रखिए कंडक्टर अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज को चलने के लिए, फ्री चलने के लिए अलाउ करता है। और हम पढ़ चुके हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर, ये सारी चीजें क्या होती है। अब सोचिए, जैसे ही मैंने दूसरा चार्ज दिया, तो अब हमको जानते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, और रिपेल करके ये दोनों एक दूसरे से कहां जाना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। अब ये इस तरफ जाना चाहता है, तो भैया यहां पर ये चार्ज पार्टिकल
अब यहां से दौड़ करके ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन कॉर्नर कॉर्नर पर, दोनों चार्ज पार्टिकल एकदम कॉर्नर कॉर्नर पर। बोले सर इससे और ज्यादा दूर, तो ये हवा में कूद नहीं सकता, क्योंकि हवा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेटर या बैड कंडक्टर है, तो उसके अंदर चार्ज जा नहीं सकता। अब सोचिए, एक जैसे ही मैंने तीसरा चार्ज दिया यहां पर, अब क्या होगा? तो तीसरा चार्ज दिया तो देखिए इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो इसके इधर का फोर्स ज्यादा होगा और ये इसको रिपेल कर रहा है तो फोर्स कम होगा, तो ये इसको इधर धक्का देगा जबकि इस इधर का फोर्स कम है, तो अब ऑटोमेटिकली ये रीअरेंज्ड हो करके ये वाला चार्ज पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा? एकदम मिडिल में, ठीक है। और ये आपस में एक ऐसे मेंटेन हो जाएंगे कि ये सारे फोर्सेस जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है ये इक्वल हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाए सारे के सारे चार्ज। अब सोचिए इसी तरीके से मैं अगर और चार्ज दूं तो ये सारे के सारे चार्ज ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन से ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस, यहां की डिस्टेंस, यहां की डिस्टेंस, यहां की डिस्टेंस, यहां की सारी डिस्टेंसेस एक दूसरे के इक्वल है। कहीं पर भी चार्ज कम और कहीं पर भी चार्ज ज्यादा नहीं होगा। इसे ही कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज हमेशा एक समान डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे अभी गर्मियों का समय चल रहा है कि हमारे घर पे जो पानी का नल होता है, ठीक है, या बोरिंग के नल का, अब वहां से कॉर्नर पे से पानी आ रहा है, तो पानी आते आते लास्ट कॉर्नर वाला जो घर होता है वहां पे पानी कम पहुंचता है, ठीक है, वहां पानी ज्यादा, पास में है तो पानी ज्यादा, कम है तो पीछे पानी कम हो जाता है। लेकिन सोचिए क्या इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऐसा होता है? नहीं होता है। आपका घर गली के भले कॉर्नर पे हो, हमने घर वहां से खंबे से तार के जरिए करंट आ रहा है, करंट का मतलब चार्ज आ रहा है। अब चार्ज आ रहा है तो सोचिए वहां पर भी होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन के थ्रू वहां पर क्या होगा कि इस पूरे तार के अंदर हर जगह पर चार्ज एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा नहीं होंगे। और इस वजह से जैसे सामने से जिसने उसमें से कनेक्शन लिया उसके भी घर पे 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, मैंने यहां पर पीछे मेरा घर है वहां से लिया तो वहां भी 220 पहुंचती है, लास्ट कॉर्नर पर 220। बात समझ में? सिमिलर चार्ज एक दूसरे के पास पहुंचता है। तो आई होप सो ये रीजन आप लोगों को सभी को समझ में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। अच्छा, अब यहां पर इसके सिग्निफिकेंस को और समझते चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट यहां पर समझिएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अब हमारा जो चार्ज है वो किसके ऊपर रखा हुआ है? एक सिंगल लाइन के ऊपर रखा हुआ है। सिंगल लाइन का मतलब एक पतला सा हमने तार है और तार के अंदर चार्ज है, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलेंगे लीनियर चार्ज, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक लाइन के ऊपर, तो उसको लीनियर चार्ज बोलेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? लैम्डा से, ठीक है। तो अब समझिए, दिमाग लगाइएगा कि सर जैसे मुझे ये पता करना है कि इस पूरे तार के अंदर, या फिर यहां पर ले लेते हैं, इस पूरे तार के अंदर चार्ज कितना है, इस पूरे तार के अंदर, तो सोचिए इसकी मुझे लेंथ पता होना चाहिए, ये है L, क्लियर। अब मैंने यहां पर इसके एक छोटे से हिस्से से इतने हिस्से में देख लिया कि चार्ज कितना है? 2। तो सोचिए इतने ही अगले हिस्से में फिर से 2 होंगे, फिर से अगले हिस्से में 2 होंगे, फिर से अगले हिस्से में 2 होंगे। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे यहां पर सब दूर चार्ज कैसा है? एक जैसा। समझिए मेरे घर के सामने से तार जा रहा था, मैंने 1 मीटर में देखा कि 50 चार्ज है, तो पक्का यहां से 1 किलोमीटर दूर इसी तार के अंदर फिर से मैं 1 मीटर देखूंगा तो वहां पर भी मुझे चार्ज कितना मिलेगा? 50 चार्ज मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये जो इसके पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज इकट्ठा होगा उसी को हम बोलेंगे क्या? डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। यानी इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? यहां पर इसकी पर यूनिट के अंदर जो चार्ज है उसको अपन ने लैम्डा बोला, मुझे इस पूरे तार पर निकालना है तो लैम्डा इंटू L का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो इस पूरे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। इतना हिस्सा सभी को समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन स्टूडेंट थोड़ी सी क्या है, हल्का सा इसमें एक पैच फंसेगा। बोले सर वो क्या कैच है? समझिएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिलहाल मैं यहां पर इस वाले टर्म को यहां पर मिटाता हूं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा। अब यहां से अपन लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इस लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास Q/L। अच्छा स्टूडेंट, इसकी यूनिट भी साथ ही साथ में इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होगी यहां पर कूलम, और
पर मीटर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा, इसका फॉर्मूला Q/L, और यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर सेंटीमीटर। लेकिन अब एक और चीज सोचेगा, एक और चीज यहां पर सोचने की बात है, सर ये इतना हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो इसको रीजन समझिएगा कि अब हमारे पास में यहां पर क्या है कि यहां पर आप कंसीडर करो कि एक पॉइंट चार्ज है, दैट इज अ पॉइंट चार्ज, और वो पॉइंट चार्ज इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q। अब सोचिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसको रिपल्शन होगा। अब जैसे रिपल्शन होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर इस चार्ज से इसकी ये डिस्टेंस अलग, ये चार्ज से डिस्टेंस अलग, डायरेक्शन अलग, फिर इस चार्ज से इधर के डिस्टेंस अलग, इसकी इधर से अलग, हर चार्ज की डिस्टेंस अलग अलग है। और हमारे पास अभी तक जो कूलम्ब्स लॉ से अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, जितने भी अभी तक के फॉर्मूले पढ़े हैं, वो सारे के सारे सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। यहां तक में प्रॉब्लम आ जाती। तब फिर हमने यहां पर एक सिग्निफिकेंस अपनाया, एक तरीका अपनाया। बोले सर क्या तरीका अपनाया कि अब ये सारे चार्जेस की वजह से एक साथ तो देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक साथ देखेंगे तो हमको अगर इसके अंदर 1 करोड़ चार्जेस है तो सारे 1 करोड़ चार्जेस से फोर्स, और फिर उसका भी कौन सा एडिशन करना होगा, वेक्टर एडिशन, जो कि बहुत 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 डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा। The most of the difficult part in the calculation the force by the Coulomb's law। बात समझ में आई? तो अब हमने एक तरीका अपनाया, और हमने वो तरीका क्या अपनाया, वो तरीका हमने कैलकुलस का अपनाया। कौन सा, कैलकुलस का तरीका। अच्छा कैलकुलस का किस तरीके से कि अब मैंने क्या किया, यहां पर इस तार का एक बहुत छोटा सा हिस्सा कट करा, और ये हिस्सा बड़ा छोटा सा हिस्सा अपन ने कट किया, और ये छोटा सा हिस्सा कितना था, तो ये छोटा सा लेंस इसकी डीएल। बोले सर कितना छोटा, जितना आप अज्यूम कर सकते हो उतना छोटा अपन ने ले लिया। अब ये इतना छोटा था कि हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट चार्ज। कैसे कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल एज अ पॉइंट चार्ज। अब पूरे चार्ज को नहीं देखना है मुझे, इसके और इसके बीच में फोर्स, तो इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बन गया सोर्स चार्ज, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। आई बात सभी को समझ में? तब यहां पर यही वाला फॉर्मूला हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि सर जो बहुत सारा छोटा सा हिस्सा था, तो वहां पर क्या होगा, छोटे से के हिस्से के अंदर छोटा सा चार्ज, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सब दूर एक जैसा है, सब दूर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो लैम्डा ही है, इनटू क्या हो जाएगा, डीएल। तो यहां से लैम्डा का एक फॉर्मूला हमारे पास में dQ/dl के कॉन्सेप्ट से भी आएगा। ओके, ये हमने कैलकुलस का तरीका अपनाया। चलिए अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास में हम देख चुके, क्या होता है, वो होता है 1/4πε0 Q। अब वो छोटा सा चार्ज dQ, भाई सोर्स चार्ज यही है, इसी की वजह से देख रहे हैं इसके ऊपर, ये तो टेस्ट चार्ज बन जाएगा dQ, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r। अभी चूंकि ये यहाँ पर बहुत छोटा सा चार्ज है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको छोटी सी मिले। डी का मतलब समझिएगा, डी का मतलब बहुत स्मॉल पार्ट। अब स्मॉल पार्ट से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल मिलेगी। अब हमको क्या करना होगा, अगर मुझे पूरे की वजह से निकालना है तो मुझे इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। अब पूरे की वजह से इंटीग्रेशन ही यहां पर 1/4πε0, और मुझे इस चार्ज का, मुझे यहां पर इस चार्ज वाली टर्म का क्या करना होगा, बिल्कुल सही, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये आगे चल के हम तरीका लगाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के कुछ इस तरीके से कैलकुलस तरीके लगाएंगे। अब यहां पर dQ चार्ज हर बार जैसे जैसे अपन प्लेस चेंज करेंगे तो चार्ज चेंज होगा, साथ ही साथ में उसकी डिस्टेंस चेंज होगी, और इसका हमको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/L, या कैलकुलस के फॉर्म में देखेंगे तो dQ/dl। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोले सर चार्ज इसी तरीके से हमने एक सरफेस के ऊपर रख दिया, भाई अभी तार के ऊपर रखा था, अब हमारे पास ऐसी शीट है मेटल की, उसके ऊपर चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर भी चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन के थ्रू इस तरह इक्वली अरेंज्ड हो जाएंगे। अब फिर से भाई इसके अगर मैं किसी भी छोटे से हिस्से, इसके किसी भी छोटे से हिस्से को अगर मैं कट करूंगा तो यहां पर चार्ज की वैल्यू मुझे इतने ही बड़ा, कहीं और कट करूंगा तो उसकी वैल्यू भी सेम मिलेगी। ठीक है,
तो इस बार इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिग्मा इज अ चार्ज पर यूनिट एरिया और इसे एरियल चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो Q और एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू ए, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय ए। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो चार्ज की यूनिट क्या होती है दोस्तों? कूलम, और यहां पर मीटर स्क्वायर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहां पर भी वही हम इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? बहुत छोटे से चार्ज के, तो dq बाय dA, यहां पर एरिया आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये था हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज जब सरफेस पे फैला हो तब हम इस तरीके के फॉर्मूले को यूज, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे चल के हम जब कुछ डेरिवेशंस करेंगे तब वहां पर ये चीजें सारी यूज होनी है। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रॉ से। इस बार हमारा चार्ज जो है इस या तो स्फीयर पे रखा सकता है या 3D जो किसी भी ज्योमेट्री, जैसे ही उसको देंगे तो फिर से चार्ज रिपल्शन करेगा, रिपल्शन के थ्रू इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसका फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू रो इंटू वी, यानी रो इज इक्वल टू Q बाय वी। यानी इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम पे, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था एरिया पे, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था लेंथ पे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। फिर से वही इसका तरीका, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं dq बाय dv, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये था हमारे पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे कैलकुलेशन कैसा होगा, इसका एक छोटी सी रूपरेखा मैंने आप लोगों को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा करके बताया था आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और साथ ही साथ में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप चाहते हो कि मैं लगातार इसी तरीके से पढ़ाते रहूं, आपको पूरा प्रॉपर सिलेबस आप लोगों को करवाऊं। तो बस एक छोटी सी आप लोगों से आशा है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, कीजिए। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।